प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सेल बायोलॉजी में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की स्टडी करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि कोशिका के अंदर मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है। मेम्ब्रेन का नेटवर्क है जो एक सिस्टम या तंत्र के रूप में कार्य करता है, मिलकर कार्य करता है। उसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER कहते हैं, गोल्जी बॉडी या इसे गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, और लाइसोसोम इंक्लूड होते हैं। 3 ऑर्गेनेल्स है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो अब्सेंट होते हैं। तो हम केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की स्टडी करेंगे। सबसे पहले ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। उसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ एक नेटवर्क लाइक कंटिन्यूअस चैनल का निर्माण करता है। इस तरह से ये न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन के साथ में एक कंटिन्यूअस चैनल बनाते हैं। इसमें 3 पार्ट शामिल होते हैं। एक होती है इसके अंदर सिस्टर्नी, सेकेंड है ट्यूबुल्स और थर्ड है वेसिकल्स। 3 संरचना इसमें शामिल होती है। एक सिस्टर्नी है, ट्यूबुल्स है और वेसिकल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ में एक कंटिन्यूअस चैनल या नेटवर्क लाइक संरचनाएं बनाती है, उसमें फ्लैट डिस्क के आकृति की या प्लेट लाइक संरचनाएं होती है जो सिस्टर्नी बनाती है। इनकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये एक प्लेट लाइक या तस्तरी के समान, डिस्क के समान सेक लाइक संरचनाएं होती है, जिसके अंदर का खोखला भाग ल्यूमेन कहलाता है और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये एक कंटिन्यूअस चैनल बनाती है। 2 सिस्टर्नी आपस में जिस संरचना से जुड़ी रहती है वो ट्यूबुल्स होती है। ट्यूबुल्स के द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। थर्ड होता है इसके अंदर वेसिकल्स पाई जाती है। जैसे जैसे ये अपना कार्य करेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ये सिस्टम के तहत ये प्रोटीन्स व लिपिड्स की सिंथेसिस, इनका संश्लेषण करते हैं, इनकी प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन करते हैं, इनकी पैकेजिंग करते हैं ये, और देन इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये चारों काम ये एक कंटिन्यूअस चैनल के रूप में, एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन या लिपिड की सिंथेसिस करेंगे, वो धीरे धीरे इन सिस्टर्नी में स्टोर होते हैं, और जब ये कंप्लीट फिल हो जाते हैं तो यहाँ से ये वेसिकल के रूप में इस तरह से पिंच होते जाते हैं और नई नई वेसिकल्स के अंदर इनको ये प्रोडक्ट को फिल कर देते हैं। कार्य और संरचना के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको रफ RER या
ER या स्मूथ ER इनको कहा जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सरफेस पर छोटे छोटे दाने के समान राइबोसोम्स है वो उपस्थित रहते हैं। राइबोसोम इनकी सतह पर पाए जाते हैं, इनकी मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रेन्युलर संरचना के समान दिखाई देने लगती है। इनका मुख्य कार्य है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, क्योंकि राइबोसोम्स है वो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री होते हैं और वो यहाँ पे आके अटैच होते हैं। और राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी मेम्ब्रेन में राइबोफोरिन नाम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से राइबोसोम वहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। जबकि दूसरे टाइप की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ टाइप की होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सतह पर राइबोसोम्स है वो नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करती है, ये लिपिड की सिंथेसिस में शामिल होती है। हालांकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक कंटिन्यूसली रहती है, इनमें इस तरह से पार्टीशनिंग नहीं होती कि ये इतना पोर्शन ये होगा, आपस में सारी जुड़ी हुई रहती है, लेकिन उनका कुछ भाग होता है जो अलग कार्य करता है, जहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं होंगे, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। इनका जो मुख्य कार्य है रफ एंडोप्लाज्मिक का प्रोटीन निर्माण का होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। साथ में कोशिका में उपस्थित कुछ ऐसे केमिकल्स को ये डिग्रेड करने का, ऑक्सीडाइज करने का भी कार्य करती है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन हम कहते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये तोड़ने का कार्य करते हैं, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक है उनको ये तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके लिए इनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें साइटोक्रोम P450 प्रोटीन उपस्थित रहता है, जो उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मुख्य कार्य हमने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा ये कोशिका को, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। तथा क्योंकि ये सेल के अंदर एक नेटवर्क लाइक संरचना में उपस्थित रहते हैं, तो साथ में ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए सरफेस भी उपलब्ध करवाने का ये कार्य करती है। प्लांट सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कई बार इनकी जो ट्यूबुल्स होती है या सिस्टर्नी होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा अपनी नेबरिंग सेल या पड़ोसी कोशिकाओं में भी चली जाती है, जिन्हें हमने देखा था कि उन्हें डेस्मो ट्यूबुल्स कहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी कोशिका की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाती है, तो उन्हें डेस्मो ट्यूबुल्स कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है गोल्जी उपकरण। या इन्हें गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है, और एनिमल सेल है उसमें इसे हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। सबसे पहले कैमिलो गोल्जी है, उन्होंने 1898 में इन संरचनाओं को देखा था और उनके नाम के आधार पर इन्हें गोल्जी एपरेटस कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस की जो स्थिति होती है या लोकेशन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्थित होती है। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरह से ER की वेसिकल्स है, ER की सिस्टर्नी। जैसे जैसे यहाँ पे ER की सिस्टर्नी में प्रोटीन्स या लिपिड्स फिल होंगे, ये धीरे धीरे वेसिकल्स में पैकेज होते जाते हैं। इनके बाहर की तरफ गोल्जी बॉडीज में भी ER की तरह ही सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, ट्यूबुल्स है,
और वेसिकल्स होती है। इनकी संरचनाएं भी इनके समान ही होती है, लेकिन इनमें इनका जो कंपोजिशन है, इनका कार्य है, वो अलग होता है। जैसे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स होती है, फिल हो जाती है, वो वेसिकल्स आफ्टर फॉर्मेशन पैकेजिंग के लिए गोल्जी उपकरण के साथ में जाके अटैच हो जाती है, उनके साथ में जुड़ जाती है, उनके साथ में फ्यूज होती है। ये वेसिकल्स है या तो प्रोटीन को लेके आती है या लिपिड मॉलिक्यूल्स को लेके आती है, और यहाँ पे आके गोल्जी उपकरण की सिस्टर नहीं होती है, उनके साथ में जुड़ जाती है। तो इस तरह से गोल्जी उपकरण है, इसमें दो क्लियर पोलैरिटी दिखाई देती है, दो एंड हो जाते हैं। एक रीजन है जहाँ पे गोल्जी का निर्माण हो रहा है, जैसे जैसे वेसिकल यहाँ पे फ्यूज हो रही है गोल्जी उपकरण की, यहाँ पे उनका निर्माण होता रहता है, सिस्टर्नी का निर्माण होता रहता है। जबकि दूसरा एंड होता है, यहाँ पर जैसे वापस इनका जो कार्य होने के बाद में पैकेजिंग होती है, नई वेसिकल्स होती है, वो बनती जाती है। तो दूसरा जो एंड होता है वहाँ पे वो मैच्योरिंग फेज होती है। ये मैच्योरिंग गोल्जी उपकरण होते हैं, यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन स्टेज होती है। तो इस गोल्जी को हम बोलते हैं सिस गोल्जी, और यहाँ की जो आउटर एंड होता है उसको ट्रांस गोल्जी कहा जाता है। न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होती है उसे हम सिस गोल्जी कहेंगे, और सेल मेम्ब्रेन की तरफ की जो डायरेक्शन होती है उसे हम ट्रांस गोल्जी कहा जाता है। इनका जो मुख्य कार्य है गोल्जी उपकरण का, ये लिपिड व प्रोटीन अणुओं का ग्लाइकोसिलेशन करते हैं, या उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं, जिससे ग्लाइकोलिपिड्स व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। तो इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है प्रोटीन या लिपिड की प्रोसेसिंग करना, उनका मॉडिफिकेशन करना, उनको ये ग्लाइकोलिपिड में या ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। जो भी कोशिकाएं सीक्रेटरी सेल्स होती है जो इस पदार्थों का स्त्रावण करती है, उन कोशिकाओं में गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये काफ़ी रिच होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। तो उन कोशिकाओं में लगातार प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस होती रहती है, सीक्रेटरी प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है, और यहाँ से जो वेसिकल्स बनेगी वो वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन की तरफ चली जाती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ में जाके फ्यूज हो जाती है और सीक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर रिलीज कर देती है। इनका नेक्स्ट काम है सेल वॉल की सिंथेसिस में ये शामिल होते हैं। जैसे हमने देखा कि जो पैक्टिन का निर्माण होता है, पैक्टिन फील्ड वेसिकल्स होती है, सेल वॉल की सिंथेसिस में अपन ने देखा था कि पैक्टिन फील्ड वेसिकल्स है वो पैक्टिन का स्त्रावण करती है। ठीक है, थैंक यू।